आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शाम 4 बजे के बुलेटिन में बहुत स्वागत आप सभी का। 4 का चौका में आज की 4 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, जिन पर डिटेल के साथ अपडेट पहुंचाएंगे। तो 4 बड़ी खबरें जो लगातार सुर्खियों में दिन भर रही हैं, एक एक करके वो जान लीजिए। सबसे पहले जो तस्वीर होगी वो बिहार के रण से जुड़ी हुई है। बीजेपी ने प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। बिहार चुनाव को लेकर भले ही अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसे लेकर अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना अभी से शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव को लेकर अपने प्रभारी और सह प्रभारी के नामों की घोषणा की है। इसको लेकर अपडेट क्या है पूरा, ये आपको आगे बताएंगे। दूसरी तस्वीर है आई लव महादेव वर्सेस आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव पोस्टर्स को लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मामला कानपुर से शुरू होकर अब वाराणसी तक पहुंच गया है। यहां संतों ने आई लव महादेव के पोस्टर लगाकर आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स का जवाब दिया है। गूंज झांसी में भी सुनाई दी है। हमने देखा था आई लव मोहम्मद के जुलूस में सर तन से जुड़ा के नारे भी लगे थे। इसके बाद भी विवाद बढ़ गया था और अलग अलग जगह से खबर ऐसी भी है कि 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़े हैं। ये पूरी खबर आगे पहुंचाएंगे आप तक। तीसरी तस्वीर देखिए, लेह में आग किसने लगाई, ये सवाल बना हुआ है। सोनम वांगचुक, विदेशी फंडिंग और हालात को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। आगजनी, पथराव, लेह में तनाव, आखिर किसने आग लगाई, सवाल बड़ा है। दरअसल लेह में पहले बीजेपी दफ्तर पर हमला, फिर प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, सीआरपीएफ की गाड़ी फूंक दी। हिंसा को लेकर लेह पुलिस ने 48 लोगों को अभी हिरासत में लिया है। लेह और कारगिल में छापेमारी जारी है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर यह पूरा प्रदर्शन हुआ जो हिंसक हो गया। अब ऐसे में आज तो कर्फ्यू के हालात हैं, जगह जगह दुकानें, बाजार सब कुछ बंद नजर आ रहा है ताकि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी घटना सामने आए। ताजा तस्वीरें भी दिखाएंगे और बताएंगे। चौथी बड़ी तस्वीर है बीसीसीआई के एक्शन से जुड़ी हुई। बीसीसीआई ने एक्शन लेते हुए शिकायत की है। बीसीसीआई ने पाक खिलाड़ियों पर अब सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल बीसीसीआई ने आईसीसी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों फरहान और रऊफ के खिलाफ शिकायत की है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्हीं तस्वीरों को लेकर विवाद हुआ था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों हारिस रऊफ और शाहिदा फरहान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायत भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को खेले गए आखिरी मैच के दौरान उनके अभद्र व्यवहार को लेकर है। फरहान ने अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद बल्ले के साथ गन सेलिब्रेशन किया था। हालांकि जब हारिस रऊफ ने सैमसन का विकेट लेने के बाद आक्रामकता दिखाई थी तो उसको लेकर भी सवाल उठे थे। अब ये दोनों तस्वीरें, यानी कि जो दोनों एक्शन पाकिस्तान के खिलाड़ियों के जरिए किए गए, उसको लेकर सवाल और बीसीसीआई ने आईसीसी से इसकी शिकायत की है। बीसीसीआई ने पाक खिलाड़ियों पर एक्शन की मांग की है। अब एक्शन को लेकर आगे आईसीसी का फैसला क्या होगा, देखना दिलचस्प रहेगा। आपको यह भी याद दिला दें कि भारत और पाकिस्तान के मुकाबले जब हुए हैं तो हाथ नहीं मिलाने को लेकर या फिर रेफरी के बर्ताव को लेकर ये पूछा पाकिस्तान की टीम ने, और पाकिस्तान की टीम ने तब भारत की टीम के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की थी और रेफरी के खिलाफ एक्शन की मांग की थी। हालांकि हुआ कुछ नहीं, पाकिस्तान सिर्फ बौखलाता रहा और उसे मुंह की खानी पड़ी, फिर मुकाबले में भी शामिल होना पड़ा। लेकिन ये जो तस्वीर है, इसने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया और सोशल मीडिया पर अब कार्रवाई की मांग हो रही है। इन 4 बड़ी तस्वीरों को डिटेल के साथ आप तक पहुंचाएं, लेकिन उससे पहले बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को मिली है बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट से इरफान सोलंकी को जमानत मिली है। सोलंकी की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। इरफान के भाई रिजवान को भी हाईकोर्ट से जमानत मिली है। इरफान पर 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। महाराजगंज जिला जेल में बंद है इरफान सोलंकी, लेकिन अब हाईकोर्ट की तरफ से ये जो राहत मिली है जमानत के तौर पर, ऐसे में समर्थकों में बड़ी खुशी देखी जा रही है। साथ ही साथ परिवार वाले भी बड़ा इंतजार कर रहे हैं। इरफान के भाई को भी राहत मिली है। महाराजगंज जिला जेल में अभी इरफान सोलंकी बंद है, लेकिन यहां राहत हाईकोर्ट की तरफ से मिली है। पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को जमानत मिल गई है। मिनिमम सजा जो है वो 2 साल है और मैक्सिमम 10 ईयर्स है। और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी इस केस में तकरीबन 2 साल 7 महीना से जेल में है। तीसरा ग्राउंड ये था कि उसमें एक केस को आधार लिया था गैंगस्टर केस में इंडिकेट करने के लिए, वो 336 का था। उसमें डिवीजन बेंच ने
ये लिख दिया था कि प्रोसिक्यूशन हैज़ फेल्ड टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। तो इन 3 आधार पे मैंने कंटेंशन लिया था, जिसपे माननीय उच्च न्यायालय ने आज इरफान सोलंकी जी को बेल दिया है। ऑर्डर हमने अभी नहीं पढ़ा है, बट आई थिंक जो मेरी दलीलें हैं उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने इरफान सोलंकी जी अब जेल से बाहर आएंगे। उनके ऊपर इस बीच 6 मुकदमे और लॉन्च किए फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू द कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स, और जेल में रहते हुए पहले तो 2 मुकदमे हुए और फिर जेल में रहते हुए 6 और मुकदमे में किए, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अलग अलग दिनांक पे 2023 में, 2024 में और 2025 में सारे केस में बेल दिया। आज गैंगस्टर एक्ट में लास्ट बेल थी, एंड आई थिंक he'll come out from the jail tomorrow or day after tomorrow. आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी ने बिहार का चुनाव प्रभारी बना दिया है। धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी ने प्रभारी बनाया है, जिन पर बड़ी जिम्मेदारी अब रहने वाली है। सीआर पाटिल, केशव प्रसाद मौर्य सह प्रभारी बने हैं। बीजेपी ही नहीं, हर पार्टी इस वक्त बिहार चुनाव पर फोकस कर रही है। बिहार में एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी ने प्रभारी नियुक्त किया है। चुनाव देखते हुए सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य सह प्रभारी बने हैं। बीजेपी ने बिहार में चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को सौंप दी है। अब ऐसे में एक तरफ तो एनडीए है, मजबूती की बात कर रही है, सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस भी अपनी मजबूती पर फोकस करते हुए लोगों के बीच में जाकर अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने तो सीमांचल के अधिकार को लेकर यात्रा निकालनी शुरू कर दी। अब ऐसे में बीजेपी जब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, तो ऐसे में अपने मजबूत चेहरों को मैदान पर उतार कर स्थिति को और ज्यादा करीब से जानने समझने की कोशिश, क्योंकि अब चुनाव में काफी कम वक्त रह गया है। बहुत जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। बिहार चुनाव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। बिहार में मौजूदा स्थिति को देखते हुए बीजेपी एकदम कमर कसे हुए है। चुनाव प्रभारी नियुक्त करते हुए धर्मेंद्र प्रधान को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य भी सह प्रभारी की भूमिका में रहेंगे। धार्मिक नारों की तकरार अब त्योहारों के रंग में भी घुलने लगी है। बनारस और दूसरे शहरों से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद झांसी की डांडिया नाइट में भी दिखाई दिया। यहां स्टेज पर बड़े बड़े डिस्प्ले पर अचानक से आई लव महादेव चमकने लगा और डांडिया खेल रही भीड़ जय श्री राम के नारों पर झूम उठी। माहौल में अचानक से गर्मी तब और ज्यादा बढ़ गई जब एक गैर हिंदू युवक को वहां पकड़ लिया गया। युवक ने हालांकि बताया कि वो सिर्फ म्यूजिक सिस्टम ऑपरेटर है और काम के सिलसिले में उसे बुलाया गया था। फिलहाल पुलिस अब उस आयोजक की तलाश में जुटी हुई है जिसने युवक को बुलाया। त्योहार की उमंग में घुली ये धार्मिक खटास समाज में एक नई बहस भी खड़ी कर रही है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से ये जो आई लव मोहम्मद जुलूस निकाला गया था, या फिर ये कहिए ये जो एक शुरुआत हुई थी आई लव मोहम्मद के नाम पर, और वहीं सर तन से जुदा के नारे लगे थे। उसके बाद विवाद बढ़ा, 2 गुट आपस में भिड़े और अब जो हिंदू संगठन है या फिर जो संत समाज है या फिर हिंदू धर्म से जुड़े हुए युवक और युवती हैं, वो अब आई लव महादेव सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। यानी कि एक तरफ ट्रेंड हुआ आई लव मोहम्मद और उसका जवाब अब लोग दे रहे हैं आई लव महादेव के तौर पर। और झांसी जहां पर ये गरबा नाइट थी, वहीं पर बड़ी बड़ी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ आई लव महादेव। जैसे ही स्क्रीन पर चमका, युवा और ज्यादा जोश के साथ डांस करने लगे और जय श्री राम के नारों पर भी खूब थिरके। आज हमारे डांडिया का कार्यक्रम हुआ है जिसमें हमने बहुत सारे जयकारों के संग माता रानी की आराधना की है। आप देख सकते हैं हमारे गरबा में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं आई हैं। आज ज्यादातर महिलाएं आई हैं जिन्होंने जोरों शोरों से माता रानी की जयकारा के साथ डांडिया और गरबे का आनंद लिया। बेसिकली शायद उन्होंने ये बताया कि वो बॉटल रखने आए थे या कुछ रखने आए थे, हमें नहीं पता है, बट हमारे उसमें दोबारा वो आए एंड उन्होंने दोबारा जांच करी और उनको कोई नहीं मिला, क्योंकि हम लोगों का खुद की तरफ से बिल्कुल निषेध था। हम किसी भी गैर हिंदू का परिचय कर ही नहीं रहे। उन्होंने तो यही बताया कि वो बॉटल्स रखने आए थे, बिकॉज गेट से तो एंट्री उन्होंने नहीं की।
आई लव मोहब्बत का जवाब आई लव महादेव से वाराणसी में इसकी शुरुआत हुई, जहां महादेव के भक्तों ने इस अभियान को शुरू किया और फिर अब देश के अलग अलग हिस्सों में, इनफैक्ट गांधीनगर में भी, झांसी में भी, वाराणसी में भी और बाकी जिलों में, बाकी प्रदेशों में भी इसका असर दिख रहा है। आई लव मोहम्मद की शुरुआत जो कि यूपी से हुई, तो यूपी के वाराणसी से ही, जहां भोले के भक्तों ने, महादेव के भक्तों ने इसका जवाब आई लव महादेव से कुछ इस अंदाज में दिया। ये तस्वीर कल सामने आई थी और उसके बाद से धीरे धीरे अब बाकी जगहों पर भी इसका असर दिखने लगा है। आई लव मोहम्मद का जवाब आई लव महादेव से अब दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद ट्रेंड कर रहा था, जिसके जवाब में लोगों ने अब आई लव महादेव लिखना शुरू कर दिया। हालांकि बात सिर्फ आई लव मोहम्मद या फिर आई लव महादेव से जुड़ी हुई नहीं थी, बात यह भी थी कि जो जुलूस निकाले जा रहे थे, खासतौर से जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के जरिए जुलूस निकाले जा रहे थे, नाबालिग लड़कों से लेकर वहां युवा भी शामिल नजर आए, अधेड़ उम्र के लोग भी शामिल नजर आए, लेकिन वहां सरतन से जुदा के नारे भी लग रहे थे, जिसको लेकर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और इसी बात को लेकर जगह जगह विवाद हुआ और फिर टकराव हुआ। फिर सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, पुलिस की अलग अलग जगह तैनाती भी हुई। ये दो तस्वीरें अभी आप देख लीजिए, जहाँ पर आई लव मोहम्मद का जवाब आई लव महादेव से कुछ इस अंदाज में दिया गया, जहां गरबा नाइट में भी आई लव महादेव की झलकी दिखी और यहां काशी, जहां से शुरुआत की गई थी इस की जवाब देने की, आई लव महादेव हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये महादेव के भक्त हैं जो आई लव महादेव से जवाब दे रहे हैं। जिस तरीके से आई लव मोहम्मद की शुरुआत हुई थी और अलग अलग जिलों तक इसका असर देखा गया, क्योंकि एक ही सेम ट्रेंड पर इस तरह के जुलूस निकाले गए जहां पर लोग इकट्ठा हुए, पुलिस के रोकने पर टकराव हुआ, दूसरे धर्म के लोग आए, फिर उनसे अलग झड़प हुई और फिर जगह जगह देखते ही देखते हिंसा, पथराव या आगजनी की घटनाएं सामने आई थी और उसके बाद जगह जगह तैनाती पुलिस की गई। देखा गया कि किसी भी तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े। आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा और ये साजिश के पीछे कौन हो सकता है, जांच चल ही रही थी कि इधर काशी से शुरुआत हो गई आई लव महादेव से आई लव मोहम्मद का जवाब देने की। और ये ऐसा नहीं है कि सड़कों पर दिख रहा है या गरबा नाइट में ही दिख रहा है या फिर सिर्फ लोग बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी अब ये ट्रेंड चल पड़ा है। एक तरफ आई लव मोहम्मद लिखने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ आई लव महादेव से उसका जवाब देने वाले लोग हैं और अब सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक ये होड़ मची हुई नजर आ रही है। ये ऐसे वक्त पर हो रहा है जब देश भर में नवरात्र भी हैं, गरबा नाइट भी चल रही है और गरबा नाइट को लेकर अलग अलग राज्यों में नियमों की बात भी कही जा रही है। ये वो नियम है जिसमें बिना पहचान के सुनिश्चित किए हुए गरबा नाइट में लड़कों की एंट्री नहीं है, यानी कि मुस्लिम युवक एंट्री ना ले पाएँ, किसी भी तरीके से लव जिहाद ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। आधार कार्ड मांगा जा रहा है, रक्षा सूत्र हाथ में होना चाहिए, गौमूत्र का छिड़काव होना चाहिए, माथे पर तिलक होना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ वो पढ़ सके, दुर्गा माँ की आराधना कर सके, देवी की पूजा कर सके। ये तमाम ऐसी बातें हैं आधार कार्ड के साथ में ही जो ये बताएंगी कि वो लड़का मुस्लिम है या हिंदू, क्योंकि साफ तौर पर मुस्लिम लड़कों की जो एंट्री है उसे बैन करने की मांग पहले हुई और अब अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में इसका असर दिख भी रहा है नियम लागू करके। यहाँ इनफैक्ट जो झांसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहाँ पर भी एक गैर हिंदू लड़का पकड़ा गया। हालांकि जब उसे पूछा गया तो उसने बताया कि मुझे डीजे वाले ने बुलाया है, मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ, डांस के लिए नहीं। फिर भी वहाँ मौजूद जो लोग थे, हिंदू संगठन के खासतौर पर जो लोग थे, उन्होंने इस बात को लेकर विरोध किया और कहा कि काम के लिए भी यहाँ किसी गैर हिंदू की एंट्री नहीं होनी चाहिए। अब डीजे वाले से भी ये पूछा जा रहा है कि आखिर उसने गैर हिंदू को यहाँ पर क्यों बुलाया। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित से जुड़ी हुई है। उन्हें प्रमोशन मिला है 17 साल बाद।
लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का प्रमोशन हुआ है। लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल पद पर उनका प्रमोशन हुआ है। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित जिन्हें प्रमोशन दिया गया है, 17 साल बाद प्रमोट किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल पद पर प्रमोशन हुआ है लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद का। हालांकि लंबा इंतजार ये रहा जिसमें 17 साल बाद उनका प्रमोशन हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, कर्नल के तौर पर अब उन्हें प्रमोट कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का प्रमोशन हुआ है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी होने के बाद में कर्नल प्रसाद पुरोहित को प्रमोट किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल की जगह अब कर्नल के तौर पर जाने जाएंगे प्रसाद पुरोहित। कर्नल पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि उन्हें राजनीति के तहत फंसाया गया। 1994 में कर्नल पुरोहित मराठा लाइट इन्फेंट्री में शामिल हुए थे। अब मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट से बरी होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को 17 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रमोशन मिला है। सेना से प्रमोशन मिलने के बाद वो फुल कर्नल हो गए हैं। 31 जुलाई को मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने कर्नल पुरोहित समेत मामले के सभी आरोपियों को साल 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी किया था। अगली खबर लेह लद्दाख से जुड़ी हुई है। लेह हिंसा में नेपाली नागरिकों की संलिप्तता का खुलासा हुआ है। ये तस्वीर जब कल सामने आई थी तब भी हम पूछ रहे थे कि बिल्कुल नेपाल की तर्ज पर यहाँ प्रदर्शन कैसे हिंसक हो गया। और अभी जो ताजा अपडेट है, यहाँ 20 से ज्यादा नेपाली नागरिक पुलिस की रडार पर हैं। अब तक हिंसा मामले में 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सोची समझी साजिश के तहत भड़काई गई हिंसा, ये सूत्रों के हवाले से अभी खबर सामने आई है। लेह लद्दाख में जिस तरीके से प्रदर्शन सामने आया, यहाँ जेनजी खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं वो सामने आए थे प्रदर्शन करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में। लेकिन 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए सोनम वांगचुक जब उन्होंने जाना कि यहाँ स्टूडेंट्स ने कानून हाथ में लिया है, आगजनी की है, पथराव किया है, तो तुरंत उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया और कहा था कि ये मूर्खता बंद करें। यानी एक तरफ तो सोनम वांगचुक है जो अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं, शांति से अपनी बात कहना जानते हैं, मौन रहकर अपनी बात कहना जानते हैं, लेकिन यहाँ जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने तोड़फोड़ गाड़ियों में की या फिर आग लगा दी या बीजेपी ऑफिस को आग लगा दी, ऐसे में शक गहराया था। और अब जो खुलासा हो रहा है वो ये कि नेपाल के कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और लेह हिंसा में नेपाली नागरिकों के इन्वॉल्वमेंट का खुलासा हुआ है। करीब 20 ऐसे नेपाली नागरिक हैं जो पुलिस की रडार पर हैं। सोनम वांगचुक का नाम लद्दाख में शिक्षा सुधार और पर्यावरण की रक्षा के उपायों के लिए हमेशा चर्चाओं में रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों में वो राजनीतिक मांगों को लेकर भी सक्रिय रहे हैं। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने के साथ ही छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर पिछले 5 साल से जारी आंदोलन हिंसक हो उठा। 4 लोगों की जान चली गई, 1 दर्जन के करीब वाहन फूके गए। उनके अनशन के दौरान ऐसी हिंसा भड़की कि 4 लोगों की मौत हो गई, 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। हिंसा की ये आग इतनी तेजी से फैली कि बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ भी हुई, आगजनी भी हुई। इसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया और कहा कि हिंसा के चलते उनके आंदोलन का उद्देश्य कमजोर हुआ है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं हुए, सोनम वांगचुक को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सोनम वांगचुक पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। साथ ही सोनम वांगचुक के संस्थान के खिलाफ विदेशी फंडिंग को लेकर भी सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई सोनम वांगचुक और उनकी संस्था के खिलाफ विदेश से मिली फंडिंग की अब जांच कर रही है। इसी को लेकर बड़ी खबर यह भी कि सोनम वांगचुक ने इसी साल 6 फरवरी को वो पाकिस्तान गए थे। इन सब के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वांगचुक पाकिस्तान क्यों गए थे? क्या ये हिंसा सुनियोजित थी? लेह को जलाने की कट्टर साजिश की गई क्या सच में हिंसा भड़काने के लिए विदेशों से इशारा था, फंडिंग थी क्या? रिपोर्ट देखिए। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने के साथ ही छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर पिछले 5 सालों से जारी आंदोलन अब हिंसक हो उठा है।
4 लोगों की इस हिंसा में जान चली गई। 1 दर्जन से करीब वाहन फूके गए, तोड़े गए हैं। जो भी लद्दाख में हिंसा और आगजनी की तस्वीरें और वीडियो देख रहा है वो सब हैरान हो रहे हैं, क्योंकि लद्दाख और लद्दाखियों को शांत प्रकृति का माना जाता है। साल 1989 के बाद लद्दाख का ये सबसे हिंसक दिन माना जा रहा है। पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की जा रही है। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग भी इसमें शामिल है। 10 सितंबर से भूख हड़ताल भी जारी है। सोनम वांगचुक ने हड़ताल का ऐलान किया था। 35 दिनों की हड़ताल का पूरा प्लान था। भूख हड़ताल में 15 लोग शामिल हुए थे। हड़ताल के दौरान 2 लोगों की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और नाराज लोगों ने हल्ला बोल दिया। इस हिंसा को बेशक अचानक कहा जाए, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से वहां स्थानीय और बाहरी के मुद्दे को तूल दिया जा रहा है, जिसके चलते ये सवाल भी अब उठने लगा है कि हिंसा भड़की नहीं बल्कि अरब स्प्रिंग और नेपाल के जनरेशन Z जैसे स्थितियां पैदा करने के लिए भड़काई गई हैं। लेह में हिंसक प्रदर्शन हुआ। गुस्साई हजारों की भीड़ अचानक उग्र हो गई। उग्रता इतनी थी कि बीजेपी ऑफिस में भी आगजनी की गई। गाड़ियों में पथराव किया गया और आग लगाई गई। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 70 से ज्यादा घायल हैं। 32 सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए हैं। यहाँ तक कि स्थिति तो अब यह है कि BNS की धारा 163 पूरे एरिया में लागू कर दी गई है। हिंसा के लिए सरकार ने वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। सरकार ने कहा कि वांगचुक के भाषण ने युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया। गृह मंत्रालय ने बुधवार को ये दावा करते हुए कहा है कि अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजी प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए वांगचुक ने लोगों को गुमराह किया। वहीं इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। सोनम वांगचुक पर CBI ने शिकंजा कस दिया है। सोनम वांगचुक के संस्थान के खिलाफ विदेशी फंडिंग को लेकर CBI जांच शुरू हो चुकी है। CBI सोनम वांगचुक और उनकी संस्था के खिलाफ विदेश से मिली फंडिंग की जांच कर रही है। ये जांच पिछले 2 महीने से चल रही है। उन पर अवैध तरीके से विदेश फंडिंग लेने का आरोप है। सोनम वांगचुक ने इसी साल 6 फरवरी को पाकिस्तान की यात्रा की थी। उसे लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। CBI सूत्रों के मुताबिक अभी विदेशी फंडिंग को लेकर पिछले 2 महीने से उनके खिलाफ जांच चल रही है, लेकिन अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है। सोनम वांगचुक के संस्थान के खिलाफ CBI की जांच चल रही है। CBI विदेश से मिली फंडिंग को लेकर जांच कर रही है। वांगचुक पर अवैध तरीके से विदेश से फंडिंग लेने का आरोप है। 6 फरवरी को पाकिस्तान गए थे वांगचुक। लगातार सोनम वांगचुक के पाकिस्तान दौरे पर सवाल उठ रहा है। ये बात किसी के भी समझ के परे है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 6 अक्टूबर को लेह एपेक्स बॉडी और केंद्र सरकार के हाई पावर कमेटी की बैठक से पहले हिंसा भड़क उठी। LAB के नेताओं के बयान भड़काऊ हो उठे। क्या ये हिंसा सुनियोजित थी? लेह को जलाने की कट्टर साजिश की गई? क्या सच में हिंसा भड़काने के लिए विदेशों से फंडिंग की गई है? इन तमाम मामलों की अब जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आप जानिए। रेड चिलीज के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस दर्ज हुआ है। समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस दर्ज करवाया है। शाहरुख खान, गौरी खान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया गया है समीर वानखेड़े के जरिए। नेटफ्लिक्स के खिलाफ भी हाई कोर्ट में केस दर्ज हुआ है। वेब सीरीज में गलत तरीके से छवि दिखाने का आरोप है। दरअसल समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स और अन्य बाकी लोगों के खिलाफ केस फाइल किया है। समीर ने केस दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया है। उन्होंने इस मामले के तहत स्थायी और अनिवार्य स्पष्टीकरण और कुछ हट जाने की मांग भी की है। कह रहे हैं मानहानि का मुकदमा मैं करता हूं, मेरी छवि खराब करने की कोशिश है। समीर वानखेड़े का आरोप है कि रेड चिलीज के बैनर तले बनी और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनकी इमेज को खराब करके दिखाया गया, उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया। समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि टीवी सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनके खिलाफ झूठी, दुर्भावनापूर्ण और मानहानि कारक का क्लिप दिखाई गई है। सीरीज में ड्रग्स विरोधी एजेंसियों की गलत और नेगेटिव इमेज दिखाई गई है। इसकी वजह से कानून प्रवर्तन संस्थानों में जनता का विश्वास कम हो रहा है। इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। छोटा सा ब्रेक।